Hello everyone, I am Priyanka Basuroy from ACVS International School, and this is the class for class 8 science, and we were on crop production and management. For the students who had listened to the previous class, we had finished up to the tools that we use for plowing and leveling. The second portion that we are discussing today is selection and sowing of seeds. सीड्स हमें क्रॉप ग्रो करने में काम आते हैं, क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज होते हैं, एंड उनके लिए जब हम क्रॉप्स ग्रो करें वी नीड टू सिलेक्ट एंड सो द सीड्स. सिलेक्टिंग सीड्स मीन्स हम चूज कर रहे हैं कि हम कौन से सीड्स ग्रो करना चाहते हैं, एंड सोइंग मीन्स हम उन सीड्स को अपनी जो फील्ड है जिसमें हमने प्लाउइंग की है उसमें लगा रहे हैं. So first of all, seeds को जब हम select करते हैं, there are certain things, there are certain qualities that should be in a seed ताकि हमारी crop अच्छी हो. The qualities here are mentioned are healthy. The seeds should be healthy. The second one is that seeds should be of good quality. The third one is that seeds should be dried properly and have no dampness that may encourage the growth of fungi. अगर आप अपने सीड्स जो हैं अगर आप उन्हें अच्छे से ड्राई नहीं करते या वो ड्राइड को आप सो नहीं करते तो वो थोड़े थोड़े गीले रह जाते हैं, विच इज नोन एज डैम्पनेस. एंड अगर वो थोड़े थोड़े गीले रह जाए तो उनमें फंगस ग्रो कर सकता है, एंड फंगस शुड नॉट बी ग्रोइंग, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस. द फोर्थ वन इज नॉट मिक्सिंग विद द सीड्स ऑफ वीड्स. हम लोगों को हमारा क्रॉप ग्रो करना है, वी वांट द क्रॉप टू बी ग्रोन ऑफ आवर प्लांट्स, एंड हम नहीं चाहते कि उसमें कोई अननेसेसरी प्लांट्स आए विच आर द वीड्स. The seeds should be free from infection. The seeds should be stored in strong bags. अच्छे proper bags में उन्हें store करके रखना चाहिए ताकि वो खराब ना हो. The seeds should be free from insects and pests. उसमें कोई कीड़े ना लगे हों. And the seeds should not be contaminated with wastes, rotting food materials, excreta of animals, etc. जो सीड्स हम ग्रो करना चाहते हैं, जो सीड्स हम सो करना चाहते हैं अपने फील्ड में, दे शुड नॉट बी मिक्सड विथ वेस्ट प्रोडक्ट या कोई सड़ा हुआ कुछ भी वहाँ पे एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट उनके साथ मिक्स नहीं होना चाहिए. दे शुड बी वेरी क्लीन एंड दे शुड बी केप्ट प्रॉपरली. नेक्स्ट वी डिस्कस इज सोइंग. See, you have been given the definition here. The process of spreading the seeds in the soil to germinate is known as sowing. Germination मतलब जब आपके सीड को आप ग्रो करते हो एंड उसमें सबसे पहले जो लीफ आता है, जो उसका रूट एंड शूट डेवलपमेंट होता है, दैट इज जर्मिनेशन. सोइंग में क्या किया जाता है, द सीड्स आर स्प्रेड इन द सॉइल. उन्हें थोड़ा थोड़ा दूर स्प्रेड किया जाता है ताकि वो वहाँ पे रूट्स बना सकें एंड वो ग्रो कर सकें. सोइंग के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखने जरूरी होते हैं. द फर्स्ट वन इज प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ द सीड्स मस्ट बी एंश्योर्ड. ठीक है, जो सीड्स हैं उन्हें प्रॉपर स्पेस में रखना चाहिए ताकि सभी को न्यूट्रिएंट्स मिले, एयर मिले, सनलाइट मिले. कोई एक सीड दूसरे से न्यूट्रिशन ना ले रहा हो एंड वो प्रॉपरली ग्रो कर सके. द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज सो दैट वाटरिंग और ट्रांसप्लांटिंग देम इज ईजी. सीड्स को हमने प्रॉपर रोज में लगाना है ताकि अगर हमने उन्हें पानी देना है या अगर हमने उन्हें फर्टिलाइजर्स देने हैं तो वो नीटली एक लाइन में लगे हों ताकि वो चीज़ आसान हो जाए हमारे लिए. The seeds must be sown at reasonable depth. अगर हम सीड्स को सो कर रहे हैं तो हमने उन्हें एक सही डेप्थ पे जो करना है सो करना है. अगर हम उन्हें ज़्यादा नीचे घुसाते हैं, अगर हम उन्हें ज़्यादा नीचे बोते हैं तो वहाँ से ग्रो नहीं कर पाएंगे. दे मे सफोकेट विदाउट एयर. एंड अगर हम उन्हें ज़्यादा ऊपर रखते हैं तो कई बार बर्ड्स में ईट दोस सीड्स एंड फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन. जो सीजन है उसी में सीड्स को सो करना चाहिए, अदरवाइज वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे. एंड द सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल सो दैट इट हैज एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. सॉइल को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि सीड्स को जितना पानी चाहिए, जितना मॉइस्चर कंटेंट चाहिए वो उन्हें मिल रहा हो जब हम उन्हें सो कर रहे हैं. The next one is method of sowing seeds. Method of sowing seeds is something which you have to read on your own. And if you have any doubts about it, we will be discussing them in the next Zoom session. So this is your work that you need to read. कि sowing करते कैसे हैं field में. You have three parts. You have broadcasting, you have drill sowing and dribbling, and you have seed drills. So these three things that you need to read. And please underline in your books if you have any doubts in this section. There is also transplanting. This is the fourth part as shown on your screen. So transplanting is also the fourth part which you need to read on your own. The third one is manuring or adding fertilizers.
मैन्योर जिसे हम खाद कहते हैं, मैन्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर इनटू द सॉइल फॉर बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। अब क्रॉप्स कहीं पे भी फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, समटाइम्स दे मे नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ सकती है सॉइल में से, जो सॉइल में वापस नहीं आ रहे, उन्होंने यूज अप कर लिए, तो उसको रिप्लेनिश करने का काम हम कैसे करते हैं, वी आइदर डू बाय नेचुरल मेथड्स और वी एड मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब मैन्योर्स जो हैं, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स के वेस्ट वगैरह से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हमें मिलते हैं, दोज आर मैन्योर्स। लेकिन अगर हम केमिकली बना रहे हैं, देन दोज आर फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या क्या होते हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर इन अ कंसंट्रेटेड फॉर्म प्रॉपरली, ताकि हम सीधा उस फर्टिलाइजर को सॉइल में डालें एंड उससे वो न्यूट्रिशन ले सकें। फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज क्या कर सकता है, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा दे सकता है एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कैन ऑल्सो बी इफेक्टेड। तो फर्टिलाइजर्स का यूज जितना है हमें कम करना चाहिए। वी शुड बी यूजिंग मैन्योर बिकॉज मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक मेथड ऑफ fertilization. And here you have been given a table which shows the difference between the manure and fertilizers. The first one is that manure is natural and fertilizer is man-made. The second one is that manure is obtained from the decomposition of plants, animals and human waste. Fertilizers are prepared in factories. Manure is not very rich in plant nutrients. It is not nutrient specific. उसमें जैसे हम जब सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, sometimes the plant needs nitrogen, sometimes the plant needs phosphorus, sometimes the plant needs potassium. तो मैन्योर जो है, मैन्योर स्पेसिफिक नहीं होता, मैन्योर हैज न्यूट्रिएंट्स इन जनरल, वो उसके सॉइल के न्यूट्रिशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स है, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि हमारे प्लांट को पोटेशियम चाहिए, देन वी विल यूज द फर्टिलाइजर विच स्पेसिफिकली कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम। द फोर्थ वन इज मैन्योर इज चीप एंड इजीली अवेलेबल, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है, जबकि फर्टिलाइजर्स दे आर कॉस्टली। जो मैन्योर है, इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7. सो मैन्योर एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, जबकि जो फर्टिलाइजर है, इट डज नॉट एड ह्यूमस टू द सॉइल, इट इज जस्ट फॉर द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट. Then you have the natural methods to maintain soil fertility. If you do not want to add manures and fertilizers at all times, we have some natural methods. The first method is field fallow. फील्ड फैलो में हम क्या करते हैं, अगर हम किसी फील्ड को 1 या 2 सीजन्स के लिए खाली छोड़ देते हैं एंड वी डोंट ग्रो एनीथिंग इनटू इट, तो उसमें जो प्लांट्स मर गए थे या जो एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारे डिकम्पोज होके जो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए थे या जो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए थे सॉइल से, उसे वो दोबारा रिप्लेनिश कर देते हैं. दैट इज द फील्ड फैलो मेथड. द सेकेंड वन इज मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग में हम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड में एक ही टाइम पे ग्रो करते हैं. What happens with this is, for example, one plant needs nitrogen, but when it decomposes, it gives out potassium. The other plant gives out needs potassium and gives out some other sort of nutritional product. तो इस तरह से जो हमारा न्यूट्रिशन है, it starts circulating between those plants in the same field. So this is known as mixed cropping. The third point is crop rotation. Crop rotation में हम क्या करते हैं कि whenever we have खरीफ and rabi crops, जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ, wheat crop नवंबर में प्लांट किया जाता है, मार्च या अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है. राइस क्रॉप इज प्लांटेड इन जून एंड जुलाई, हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर. अब इन दोनों सीजन्स के बीच में देयर इज सम टाइम विच इज एम्प्टी. फॉर एग्जाम्पल अप्रैल, मई, जून, जो कुछ महीने जो है वो खाली होते हैं. उस फील्ड को खाली छोड़ने की जगह व्हाट सम फार्मर्स डू इज कि वो वहां पे एक पल्स क्रॉप टाइप का लगा देते हैं. जब अगली क्रॉप की बारी आती है तब तक पल्स को ऑलरेडी हार्वेस्ट कर देते हैं. तो अगेन वही बात आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सीजनल क्रॉप्स रिक्वायर समथिंग, तो जब हम पल्स क्रॉप्स लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बीच में एक वेराइटी लेकर आ रहे हैं. सो इट प्रिवेंट्स क्रॉप डिजीजेस, इट गिव्स बेटर क्रॉप क्वालिटी एंड इट ऑल्सो मेंटेन्स द सॉइल फर्टिलिटी. लास्ट में आपको ये चीज मेंशन की गई है, दीज नेचुरल मेथड्स आर नॉट इनफ टू मेंटेन द फर्टिलिटी. वी कैन ट्राई द नेचुरल मेथड्स एज मच एज वी वांट, लेकिन कभी कभी हमारे प्लांट्स को हमारी क्रॉप को हमें एडिशनल न्यूट्रिशन देना पड़ता है. एंड फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स.
You are given the advantages of manures, which you will read on your own. There are only 4 points. The next step is irrigation. So irrigation is the supply of water to an agricultural field at different levels. ठीक है, अगर हम किसी भी खेत में कुछ भी ग्रो करें, so what we need to do is we need to water it properly. All the crops need a specific pattern, need a specific schedule कि उन्हें कितना पानी चाहिए, उन्हें कब कब पानी चाहिए. So these kind of things they come under irrigation. हमेशा रेन वाटर प्रेजेंट नहीं होता हर जगह. Some places have less rain, some places have more rain. तो जहाँ पे less rain है वहाँ पे plants need more water, the crops need more water, and thus we have an irrigation system. So here you have also been mentioned about the soil types. If you have read about the soil types in class 7, sandy soil जो रेत टाइप की मिट्टी होती है, it requires more water. जो चिकनी टाइप की मिट्टी होती है, it requires less water. Loamy soil requires moderate type of water. जो plants summer में grow करते हैं, they need more water, and जो winter में grow करते हैं, they need less water. तो depending upon the season, upon the field and the crop we are growing, we establish a system. कि हमने पानी कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, कौन से प्लांट्स को ज़्यादा मिलना चाहिए, कौन से को कम मिलना चाहिए, एंड सो ऑन. सो दैट इज आवर इरिगेशन. इरिगेशन की इंपॉर्टेंस आपको दी गई है. सीड्स को अगर हमने ग्रो करना है, जर्मिनेट करवाना है, तो दे डू नॉट ग्रो इन ड्राई सॉइल. सो वी प्रोवाइड मॉइस्चर विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन. और जो गर्म हवा है या बहुत ज़्यादा ठंड है या बर्फ़ वाला मौसम है कहीं पे, अगर हम वहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करें, सो इरिगेशन एंड प्रॉपर वाटर कंटेंट जो है इट प्रोवाइड्स हेल्प फ्रॉम द weather problems. The third point is that it helps in the absorption of nutrients by the plants from the soil. Plants जो है they take the water from the soil. If the soil has enough water, it also gets some nutrients from the soil around it, and the plant takes up the water along with the nutrients. Again, you are given 3 types of the things that irrigation depends on, which we already discussed. That is the type of crop, the type of soil, and the seasons. So we have traditional methods of irrigation. Traditional methods में हमारे क्या आ जाते हैं? अगर हम कुएं से पानी निकालते हैं, अगर हम चेन पंप करते हैं, अगर हम मोटर वगैरह यूज करते हैं. You are given these 4 pictures which show the traditional methods of irrigation. The next one we have modern methods of irrigation. Modern methods of irrigation में हम लोग sprinkler system लगाते हैं. आपने देखा होगा there are certain pole like structures जो पानी छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं. Those are the sprinkler methods. And then we have drip system जहाँ पे नीचे से एक पाइप जाती है जो ड्रिप करके सॉइल में पानी देती है. So these are both our irrigation methods. Then we have waterlogging. What is waterlogging? Waterlogging क्या होता है? In some cases, if we give additional soil to the water, तो वहाँ पे वो पानी additional water to the soil, sorry, तो excess water supply जो होती है उसकी वजह से वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, किसी भी एरिया में पानी खड़ जाता है, what we say. So waterlogging क्या करता है? It reduces the air in the soil, it damages the roots, it also kills some organisms अगर ज़्यादा टाइम तक waterlogging present हो. Waterlogging also damages the fertility of the soil. तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं, then we have to be careful कि कहीं पे भी waterlogging ना हो. This is what we will be discussing up to in this chapter. The next is weeding and crop protection, which is one topic that you need to read from your book before we have the discussion and the next lesson. And then we also have protection from pests and diseases. So before harvesting, threshing and winnowing, उससे ऊपर का जितना भी section है, you will have to read this. You will have to keep your doubts in mind so that we can discuss whenever we have other classes or when we have doubt discussion sessions. And then we will be continuing the rest of the chapter. That is all for this lesson, and I hope you read all the work properly and make notes in your notebooks and solve questions whenever I'm giving the questions. Thank you very much.